बोझिल रिश्ता, लेखिका पुष्पा भाटिया। अच्छा हुआ साथ छूट गया। नितिन से शादी कर डिंपल डिप्रेशन का शिकार हो गई। अमिताभ ने उसे फिर से जीना सिखाया। शालू जानी पहचानी आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। न्यू दिल्ली स्टेशन पर मेट्रो की प्रतीक्षा करते हुए डिंपल से यूं अचानक मुलाकात हो जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। डिंपल, तुम यहाँ कैसे? इतने दिनों बाद। मैं कितना बदल गई हूँ, फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। भाई, मुझे तो थोड़ा समय लगा तुम्हें पहचानने में। कहाँ रहती हो? नोएडा में। मैं भी तो नोएडा में ही हूँ। हफ्ते भर पहले ही शिफ्ट किया है और मैंने एक हफ्ते पहले ही यहाँ जॉब ज्वाइन किया है। रोज 2:35 की मेट्रो लेती हूँ, लेकिन आज ट्रेन मिस हो गई। अच्छा ही हुआ इतने समय बाद तुम मिली हो। अब अगली ट्रेन में साथ ही चलेंगे। इसी बीच अगली ट्रेन आ गई। डिंपल की बातें सुन सकूं इसलिए मैंने उसके सामने वाली सीट ले ली। मम्मी कह रही थी कि शादी के बाद तुम नितिन के साथ खुश नहीं थी। खुश? सच पूछो तो वो रिश्ता ऐसा बोझिल हो गया था कि फेरों की गांठ का कोई अर्थ ही नहीं रह गया था। यहाँ किसके साथ रहती हो? मैं उसके बारे में जानने को उत्सुक थी। अपने पति और बिटिया के साथ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। फिर मैंने बात को संभालते हुए धीरे से कहा, पर मम्मी ने तो बताया था कि तुम्हारा तलाक हो गया है। मन डिंपल की जिंदगी की कहानी की तहों तक जाने को उत्सुक हो उठा। जरा सा कुरेदने पर उसके जीवन की किताब का पन्ना दर पन्ना खुलने लगा। सीधा साधा सा दिखने वाला नितिन मेरे ख्वाबों में बचपन से ही बसा था। उसका प्रतिबिंब हमेशा मेरे ऊपर छाया रहता, जो एक तरह से मेरी कमजोरी बनता गया। 8-10 साल बाद उससे शादी कर ली। मैंने अफसोस जताते हुए कहा, मैं तुम्हारी शादी में आ नहीं पाई। मैंने 4 महीने पहले दोबारा शादी कर ली है। तुम्हें याद है कॉलेज में हमारे सीनियर हुआ करते थे अमिताभ, उन्हीं के साथ। ऐसा क्या हुआ डिंपल की नौबत तलाक तक आ गई? मैं उसके तलाक की वजह जानना चाहती थी। शादी से पहले सपने दिखाना और सर आंखों पर बैठाने वाली बातें तो होती ही हैं, यह तो समझ में आता है, लेकिन नितिन जैसे लड़के ने भावावेश में शादी की होगी ऐसा सोचना भ्रम है। उसने बहुत सोच समझकर मुझसे शादी की थी, क्योंकि मैं होनहार, मेहनती, पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की थी। वो अपनी फैमिली को इज्जत और मान देने वाला व्यक्ति था, ये बात मैं जानती थी, लेकिन उन्हें खुश करने की कोशिश में वो मेरी पढ़ाई और करियर को बेवजह दांव पर लगा देगा, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सचमुच कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। मैं अपने दिल पर काबू न रख सकी। हैरानी तो इस बात की थी कि उस परिवार में सभी, यहाँ तक कि मेरी सास भी नौकरी करती थी, बस मनाही थी तो मुझे। असल बात ये थी कि मेरे घर पर रहने से परिवार के हर व्यक्ति को हर चीज आसानी से मिल जाती थी, तो फिर वो सब मुझे नौकरी करने की इजाजत क्यों देते? हमेशा एक ही जवाब मिलता, यहाँ किस चीज की कमी है तुम्हें? मैं उसकी बातें सुनती जा रही थी और डिंपल अपने मन का गुबार निकालती जा रही थी। घर का काम तो सुबह ही खत्म हो जाता था, फिर पूरा दिन क्या करती? बहुत समझाया नितिन को, लेकिन ना वो समझने के लिए तैयार थे, ना ही उनके घर वाले। इसी बीच मैंने कंसीव कर लिया। सोचा बच्चा हो जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। घर और बच्ची के काम के बाद भी काफी समय बच जाता था। पीड़ा और बढ़ जाती जब ऑफिस से लौटकर सब लोग एक दूसरे के साथ अपने अनुभव शेयर करते और मैं दौड़ भाग करते हुए चौके में अपनी मेट के साथ खड़े होकर डिनर की तैयारी कर रही होती। उस समय अपने करियर के दौरान होने वाली प्रेजेंटेशन, मंथ एंड मीटिंग्स याद कर करके मन में कसक सी उठती। मैं मन ही मन सोचती, क्या मेरी प्रतिभा का यही अंत है? मेरे अंदर हीन भावना पनपने लगी थी कि इतनी पढ़ाई मैंने घर की सफाई और खाना पकाने के लिए की थी। नितिन और उसके परिवार के सदस्यों में से किसी को एहसास नहीं था कि मेरी प्रतिभा का तिल तिल मरना मुझे डिप्रेशन की ओर धकेल रहा है। धीरे धीरे मैं अपने प्रति लापरवाह होने लगी और घर के कामों के प्रति भी। जब ससुराल के लोगों को लगा कि मैं किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं ले रही हूँ, तो उन्होंने साल भर की सान्या के साथ मुझे मेरे मायके भेज दिया।
माँ और पापा मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते, कभी रेस्टोरेंट कभी मूवी दिखाने ले जाते, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। इस बीच एक रेस्टोरेंट में मुझे अमिताभ मिले। मैंने तो उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने पापा से मेरे बारे में पूछा और सब कुछ जानने के बाद उन्हें मशवरा दिया कि वो मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। मेरी काउंसलिंग के बाद साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। उन्होंने पापा को ये भी बताया कि ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है, लेकिन पूरी तरह इलाज कराना जरूरी है। अमिताभ जब भी भोपाल आते मेरा हाल पूछने घर पर जरूर आते, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते। उन्होंने मेरा रिज्यूमे तैयार किया, कई प्लेसमेंट एजेंसी में मेरा सीवी डाला, कई जगह से मुझे कॉल आया और साल भर के अंदर मुझे जॉब भी मिल गई। पापा ने सबसे पहले मेरे जॉब मिलने की खबर अमिताभ को ही सुनाई थी। बोले, तुम्हारी बदौलत हमने डिम्पल को वापस पा लिया, वरना हम तो उसे खो ही बैठे थे। 2 साल होने को आए। इस बीच नितिन और घर वालों ने एक बार भी मेरी खोज खबर नहीं ली। तब मैंने तय किया कि नितिन से तलाक लूंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था। मेरे मन में उस रिश्ते से आजाद होने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। गहरा सदमा तब लगा जब नितिन ने तलाक के कागज तुरंत साइन करके मेरे पास भेज दिए। अब मैं समझ चुकी थी कि उस इंसान के मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं बची है। फिर एक दिन अमिताभ ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मैंने उससे कहा, सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ, मेरी बेटी भी मेरे साथ है अमिताभ। मेरी ये सोच अमिताभ को कहीं गहरे तक आहत कर गई। उसने गुस्से से कहा, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम माँ बेटी को अलग करूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे परिवार में एक पिता और पति की कमी पूरी करने की बात कर रहा हूँ। फिर अमिताभ ने मम्मी पापा से बात की। 4 महीने पहले ही हमने कोर्ट मैरिज की और दिल्ली आ गए। सच चालू, अमिताभ मेरे जीवन में उजाला भर रहे हैं, वरना मैं तो अंधेरों में रहकर जीने की आस ही खो बैठी थी। उस आत्मविश्वासी महिला की कहानी सुनकर मुंह से बरबस ही निकला, खुश रहो डिम्पल, और हम अपनी अपनी राह भूलिए। इसी तरह की ढेर सारी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।